अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड भी नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क की आबादी के तनासब से सिर्फ चंद हज़ार हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स और कार्ड यूज़र्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, यानी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद अकाउंट्स के बारे में जो डेटा विकीलीक्स पे लीक हुआ है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक के बड़े बड़े सोशल वर्कर्स के नाम इस लिस्ट में आए हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए मौजूद हैं स्विट्ज़रलैंड में। वैसे तो कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड में आपको अकाउंट, या यूरोप में कहीं पे भी या किसी भी सिविलाइज्ड दुनिया में अकाउंट खोलने के लिए बड़ी छानबीन होती है। ये देखना पड़ता है कि वो पैसा साफ है या काला धन है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इफ़ द प्राइस इज़ राइट then the policy makers are willing to look away। यानी अगर वो पैसा इतनी अमाउंट का है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं इधर उधर देखना, तो बस पैसा आना चाहिए। इस बात से कोई सरोकार नहीं कि अगले बंदे की क्या प्रैक्टिसेस थी, क्या सोर्सेज थी और ये पैसा लेके वो क्यों आ रहा है। इसके बाद जी जो तहलका मचा है, यकीनन इसने एक सवालिया निशान खड़ा किया है स्विट्ज़रलैंड के बैंकिंग सिस्टम और उनकी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पे भी। और उसके बाद कल हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने स्विट्ज़रलैंड को ब्लैक लिस्ट करने का भी फैसला किया है। कई लोग इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो स्कैंडिनेविया का एक बड़ा मुहज़्ज़ब माशरा, जहां उनके पास कोई मसाइल नहीं है और इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो अपनी आवाम की तालीम के लिए भी काम कर सकते हैं, सेहत के लिए भी काम कर सकते हैं। एक अजीम ज़िंदगी वहाँ पे इंसान गुजर रहा है, खुशी की, मुसर्रत की, और बार बार वो टॉप करते हैं इन लिस्ट पे। आज दुनिया ये सवाल कर रही है कि कितने लोगों का खून पसीना और कितनी करप्शन इस पूरे मिराज के पीछे। यानी ये एक ऐसा सुनहरी ख्वाब है जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो डेवलपिंग दुनिया है, यानी जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है, उनके खून पे, उनकी लाशों पे, उनके हक पे डाका मार के ये खुशियाँ उनको मैसर आई हैं। लेकिन जी घर का बेदी लंका डाहे कहना, उनको तो पैसे से मतलब है, लेकिन जिन लोगों के ये अकाउंट्स हैं इस वक्त माशरा उनका भी एहतसाब कर रहा है। और ये अमल पाकिस्तान में नहीं, ये सवालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उठाए जा रहे हैं। पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पनामा लीक्स के बाद स्विस क्रेडिट की बात की जा रही है, लेकिन क्या इसका कोई असर भी पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तहलका खेज खबर के बारे में दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। Exposing the financial secrets of politicians, criminals and spies. Swiss Secrets। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियां सयाहों के लिए ही जन्नत नहीं, बल्कि इसके बैंक्स करप्ट अफराद के लिए भी बहिश्त हैं। स्विट्जरलैंड में कायम दुनिया के एक बड़े निजी बैंक क्रेडिट स्विस की लीक्स दस्तावेजात ने इससे पर्दा उठाया है। 18,000 बैंक अकाउंट्स, 30,000 खातेदार और 100 अरब डॉलर से जायद की रकम, जो पाकिस्तानी 17 खरब और 535 अरब रुपए बनते हैं। सामने आने वाली दस्तावेजात में सैकड़ों पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। सदर जिया के करीबी साथी और साबिक ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के 3 साहबजादों के नाम पर 2 अकाउंट सामने आए हैं। एक अकाउंट में 90 लाख डॉलर और दूसरे में 37 लाख डॉलर की मौजूदगी का दावा किया गया है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 अरब 22 करोड़ 25 लाख बनते हैं। लीक्स में एक और नाम साबिक फौजी अफसर जाहिद अकबर का भी है, जिनके अकाउंट्स में 1 करोड़ 68 लाख डॉलर से जायद मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2 अरब 94 करोड़ रुपए बनते हैं। जाहिद अकबर को 2003 में बोस्निया की सरहद से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने उनके रेड वारंट जारी कर रखे थे। स्विट्जरलैंड के इस बैंक में तकरीबन 1400 पाकिस्तानी शहरियों के 600 के करीब अकाउंट्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिनकी तफसीलात आने वाले चंद दिनों में मुल्क की सियासत में तहलका मचा सकती हैं। Coming soon। जी जनाब, दुनिया भर के जर्नलिस्ट की काविशों से ये डेटा हाथ लगा है, जिसमें पता ये लगा है कि स्विस बैंक अकाउंट्स में दुनिया के सबसे बड़े नामी ग्रामी इंसानी हुकूक की पामाली करने वाले, फ्रॉडस्टर्स और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन बज़ाहिर ये बड़ी साफ़ सुथरी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पॉलिसी मेकर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जैसे हमने आपको दी कि यूरोपियन यूनियन इस वक्त ये फैसला कर रही है कि क्या इन
लोगों को, यानी ख़ास तौर पे अगर स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए जो कि इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड नहीं कर पा रही, तो उसको बैन करना, ब्लैक लिस्ट करना क्या ज़रूरी है या नहीं? पाकिस्तान का और दुनिया भर के ममालिक का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर लिस्ट आया हुई है पनामा लीक्स के बाद, ये स्विस सीक्रेट लीक्स भी कुछ ख़ास असर नहीं करेगा और जिनके पैसे हैं वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। यकीनन काबिल अफसोसनाक और काबिल तशवीश ये बात है, लेकिन मसला ये है कि पहली बात ये है कि ये कोई बैंक की तरफ से कंफर्मेशंस नहीं है इसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि इसकी जितनी भी ये लीक्स की बुनियाद के ऊपर है, और आपको पता है विकी लीक्स हो या दीगर लीक्स हों, उनके ऊपर फुली तौर पर आप जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं की जा सकती। मसला यह है कि हमारा पाकिस्तान का भी एक कानून है, लेकिन हकीकत ये है कि स्विस बैंक्स के अंदर हमारे लोगों के पैसे मौजूद होते हैं, और जिन लोगों के पैसे मौजूद हैं उनमें से अभी तक जो है वो डिनाइल सामने इस तरह के नहीं आए कि क्या उनके पैसे वहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पैसे वहाँ मौजूद नहीं हैं। अब वो पैसे लीगल कैसे हैं या इल्लीगल हैं, ये एक सवाल है जो कि मेरे ख्याल में मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इसी तरीके से हमारे जो स्टेट बैंक है उनको प्रोब करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है फाइनेंशियल एक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद है, और उन एक्ट्स को मजीद तकवीत तब मिली जब FATF का कानून जो था वो हरकत में आया और उसने पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की कदगनें लगाना शुरू कर दी, और उसके नतीजे में आपने देखा कि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर को जो है वो नुकसानात भी उठाने पड़े। लेकिन क्योंकि ये इल्लीगल मनी है, और जैसे आपने अपने बयानिए में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तानी कौम के पैसे हैं, जो उसकी अमानत के पैसे हैं, और इस पैसे से बहुत सारे अस्पताल बन सकते थे। इससे जो है तालीम जो है वो एक नस्ल जो है वो महरूम हो गई हासिल करने से, और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो तामीर और तरक्की का जो एक अमल था उसको भी यकीनन ज़ौफ़ पहुँचा। अब मसला यह है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन माजी के अंदर हमने देखा है कि जब इस किस्म की कोई बात आती है तो कानून हार जाता है और पैसा जो है वो जीत जाता है। स्विस बैंक हो या पनामा हो या फिर इसी तरीके से ब्रिटिश आइलैंड्स हो, यहाँ ये 2 नंबर पैसा जो है वो रखने की इजाजत क्यों दी जाती है? बात तो ये है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद हो कि पहली दफ़ा जब एज द हेड ऑफ द स्टेट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया, तो अपने जो 5 नकात बयान किए थे उसमें सबसे पहले यही करप्शन का जिक्र था। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखते हैं तो उनका तमाम सियासत का और इस हुकूमत का बयानिया यही रहा है, करप्शन के खिलाफ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेदारी इन तरक्की याफ्ता ममालिक पे भी आयद होती है। जब आपने अभी यहाँ पे जिक्र किया FATF का, इसकी वजह से पाकिस्तान और दीगर ज़ेर तरक्की जो ममालिक हैं उनको एक बैकफुट पे डाला जाता है, उन पे तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। लेकिन जब इन्हीं ममालिक से लोग करप्शन करके पैसा मुल्क से बाहर लेके जाना चाहते हैं तो उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको लगता है कि दुनिया के लिए इस वक्त एक वेकअप कॉल होगी और वो एक इंट्रोवर्टेड या एक इनवर्ट रिफ्लेक्शन करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई इस किस्म की कोई वेकअप कॉल नहीं है, क्योंकि ये माजी में अगर आप हिटलर के दौर में चले जाएं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो स्विस बैंक्स के अंदर मौजूद हैं उस वक्त के, और वो उन्होंने हड़प कर लिए। इसी तरह से जो अफगानिस्तान से लोग भागे उनके भी मौजूद हैं, और दीगर जो शाह ऑफ ईरान है उसके पैसे भी मौजूद हैं। मकसद ये है कि ये सारे पैसे जो है वो आपको पता है कि ब्लड डायमंड्स एक फिल्म भी इस पे बन चुकी है, और ब्लड डायमंड्स का सबसे बड़ा कारोबार जो है वो बेल्जियम में होता है। तो वहां तो इसके कोई, यानी कि जो आपको सूट करे, इसी तरीके से एक लिechtenstein जगह है जो मेरे ख्याल में शायद इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा है, इस्लामाबाद के किसी एक सेक्टर से भी वो छोटा एक मुल्क है, लेकिन अगर आप उसकी इकोनॉमी और उसके पैसे देख लें तो शायद पूरा एशिया के अंदर इतने पैसे नहीं होंगे जितने लिechtenstein के अंदर मौजूद होंगे। और उसकी वजह यह है कि वो हर किस्म के कवानीन को बालाए ताक रखते हुए लोगों के चाहे किसी किस्म का भी पैसा हो उसकी सिक्योरिटी और उसकी जो इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है कि ये ओवरऑल मैक्रो जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है वो हमारे इट्स पिटेड अगेंस्ट कंट्रीज लाइक अस, लेकिन मुझे ये बताइए कि अक्सर ये बात भी की जाती है कि मुल्क से पैसा बाहर लेके जाना, इसमें कोई कानून तोड़ा नहीं गया है, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है कि आप ओवरसीज अपने
अकाउंट्स रखना चाहें या आप ऑफशोर कोई कंपनी बनाना चाहें, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक वेकअप कॉल होगी कि हाउ कैन वी कीप ये हमारे जो अपने फंड्स हैं या ये जो पैसा है इसको मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए हम ज़्यादा इफेक्टिव फ्रेमवर्क बना सकें, इसके लिए हम कुछ कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं दो क्विकली कमेंट्स देना चाहूँगा। एक तो यह है कि ये कवानीन तो हमें बनाने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें कि इनजस्टिस जो है वो पाकिस्तान के साथ कैसे हो रहा है। यानी कि 27 में से 26 शर्तें मानने के बाद भी हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, जबकि उससे 50% कंप्लायंस के जो लोग हैं वो वाइट लिस्ट में आ गए। दूसरी इसमें अहम तरीन बात यह है कि इस टाइम पे पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और इस किस्म की बातें करके टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर पाकिस्तान को घसीटा जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बुरी शिकस्त हुई है, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। अब वो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करके आपको FATF या किसी और तलवार के नीचे जो है वो ला के ज़िबा करने की कोशिश करेंगे। मसला यह है कि पाकिस्तान को रिजेक्शन की पॉलिसी अपनाना पड़ेगी और अब हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हाउ टू से नो एंड रिस्पेक्टिवली एंड सिलेक्टिवली। अब हमें निगेट करना पड़ेगा वेस्टर्नाइज्ड पॉलिसी से, क्योंकि ये वेस्टर्न पॉलिसीज अपने लिए जो है वो उनके वो तमाम कवानीन जो दूसरों पे लागू होते हैं वो अपने लिए उनके बिल्कुल उस पे लागू नहीं होते। आप ही की बात की तायद करते हुए कि दुनिया भी बदल रही है, यानी पहले अगर आप कहते थे कि एक किसी खास मुल्क का सिर्फ राज है और वो डिक्टेट करता है, अब दुनिया में कई ममालिक हैं जो इस तरह का असर और रसूख रखते हैं। द वर्ल्ड इज़ रीएडजस्टिंग। ख़ासतौर पर हम यूक्रेन, रशिया की तरफ अगर देखें, चाइना एज एन इमर्जिंग पावर देखें, तो तब्दीलियाँ तो आएंगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ रहें। एक और इशू जिस पे हम कमेंट आपका लेना चाहेंगे, इस फेक न्यूज़ पीका का जो लॉ लाया जा रहा है उसके ऊपर हमने देखा कि एक शदीद रद्द-ए-अमल अपोजिशन की तरफ से आया। कई ऐसी खबरों को जिसमें जर्नलिस्ट दिनों रात एक करके उसको इकट्ठा करते हैं आपके लिए, अगर उस पर कदगन लगाई जाएगी तो क्या रद्द-ए-अमल है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को दूर रखने के लिए। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट और उस पर भी मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। लेट्स टेक अ लुक एट इट। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट में तरमीम। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके तहत अब गलत या जाली खबर देना नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। जुर्म साबित होने पर 5 साल की सजा भुगतना होगी। अदालतें 6 महीने में फैसला करने की पाबंद होंगी। ट्रायल कोर्ट हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट को जमा कराएगी। हाई कोर्ट रुकावटें दूर करने के लिए एक जज और अफसर को मुकर्रर कर सकती है। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं, फेक न्यूज का खात्मा वक्त की जरूरत है। मुआशरे की बुनियाद झूठ पर हो तो क्या निजाम बनेगा। सहाफी तंजीमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया कि पीका एक्ट मीडिया की आजादी और इजहार राय की आजादी के खिलाफ है। इजहार राय की आजादी आइन में दी गई है। तमाम मीडिया के इदारे एक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और एमिन ने अपने बयान में ये भी कहा कि तमाम मीडिया इदारे दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। जी जनाब, अब अगर हम इसको पहली खबर से जोड़ते हैं, कई दफ़ा मुस्तनद होने के बावजूद भी कई खबरों को आप प्रूफ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम स्विस सीक्रेट्स की बात करें तो कोई इदारा इसको कबूल नहीं करेगा, स्विस बैंकिंग सिस्टम इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन क्या ये फेक इन्फॉर्मेशन है, क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह की काविशें और कोशिशें जब हमारे यहाँ जर्नलिस्ट करेंगे तो पीका एक्ट के लिए उनको नंबर 1 अपने ज़राए को डिक्लेयर करना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि जो खबर वो आगे पब्लिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो सच्ची है या नहीं, या उसमें कितनी सदाकत है। अब्दुल्ला साहब, आप पीका एक्ट को कैसे देखते हैं और फिर जो रद्द अमल आया है मीडिया हाउसेस की तरफ से, उस पर आपका क्या तज्जिया है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिम्मेदार मीडिया जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर मीडिया देखें, उनका काम होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, और ये पूरी दुनिया में होता है। सिमोर हर्ष ने बाकायदा वियतनाम के लिए एक माई लाइज का जो है वो एक पेंडोरा बॉक्स खोला था और उसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनको वहां से फौजें वापस बुलानी पड़ गई थी और वहां बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ गया था। लेकिन क्या अब एक एक डॉक्यूमेंट को जो है वो तलाश किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अब हम अगर पिछले सेगमेंट को रेफर कर लें कि अगर ये पीका एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट अगर इतनी फुर्तियां दिखा सकती है तो क्या बेहतर नहीं था कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसी अंदाज
अंदाज में कर सकती थी, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा या चोरी किया या और मामलात किए या कत्ल के जो केसेस हैं, क्या उनके ऊपर भी जो है स्पीडी ट्रायल करके 6 महीने में उसको फारिग नहीं करना चाहिए? तो यानी लेकिन अब्दुल्ला साहब फिर इसी हवाले से हमारे पास दो पहलू निकल के आते हैं। नंबर 1 ये कि कभी कभार हम वाकई देखते हैं कि इन खबरों की वजह से इदारों की, शख्सियात की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचता है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा कि अदालतों से बरी होने के बाद या इल्ज़ाम मुस्तरद होने के बाद किसी भी मीडिया हाउस ने कभी किसी शख्स से या इदारे से माफ़ी मांगी हो। कई दफ़ा तो हम इस बात को अपना तुर्रा इम्तियाज़ समझते हैं कि हम एक स्टिंग ऑपरेशन करने लगे हैं और इसमें अगले बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है, इदारे की साख खराब हो जाती है, उनको शदीद मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो क्या इसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? कुछ भी लिखने से पहले जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल, यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी खबर लगती है फ्रंट पेज के ऊपर जो कि आपको बदनाम कर देती है, लेकिन वो जो तरदीद आती है वो अंदरून पेज के ऊपर वो एक कॉलमी खबर होती है, जबकि 8 कॉलमी खबर आपकी दूसरी होती है। तो ये भी एक अलमिया है। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि हमें मीडिया की और सहाफत का गला नहीं घोंटना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डाल देने चाहिए। और सर, इसी तरह से बहुत सारे एक पॉइंट और ऐड करती चलूं, जैसे मैंने कहा था कि दो पहलू हैं। एक ये भी है कि खबर भी आती है, केस भी चलता है, लेकिन वो जो प्रोसिक्यूशन के इदारे होते हैं जो हुकूमत की या किसी खास एहतसाब के इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तक ये इल्ज़ामात कानून की रूह से अदालतों में प्रूव नहीं कर पाते। तो फिर सवाल यही है कि खबर आ जाती है, इनके पास तो एक डिफेंस मौजूद है कि जी ये जो इल्ज़ाम था ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, ये फर्द जुर्म तो आयद नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दो अहम मौज़ूआत पे हमने बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी बैक विद सम लाइट हार्टेड इन्फॉर्मेशन एंड मोर इन्फॉर्मेटिव पैकेजेस। हमारे साथ रहिए।